नाम है आपका, क्या नाम है जी? बेसिस ऑफ अकाउंट। बेसिस ऑफ अकाउंट। देखो, जिन भी बच्चों की पहली क्लास है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मान के चलिए आपने पहले की सारी क्लासेस ली है, ठीक है। देखिए, हम जो बुक्स प्रिपेयर करते हैं, हम कौन, जो कंपनियां, फर्म जो बुक्स प्रिपेयर करती है, वो तीन टाइप से हो सकती है। वन इज कैश बेसिस, सेकंड एक्रूवल बेसिस और थर्ड हाइब्रिड बेसिस। तो हाइब्रिड बेसिस को पूरी तरह से काट दिया गया है। नो कंपनी कैन बी यूज हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, नंबर वन कैश बेसिस और नंबर टू एक्रूवल बेसिस। देखो, जैसे नाम से लग रहा है कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब व्हाट? भाई, जो कैश आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओनली जो कैश आ रहा है उसको लिखेंगे, कैश जा रहा है उसको लिखेंगे, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं करनी। हमको ये भी डिफरेंशिएट नहीं करना वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेदर रेवेन्यू रिसीव्ड और कैपिटल रिसीव्ड। हमें सिर्फ ये मतलब होता है कैश आ रहा है उसको लिखिए, कैश जा रहा है उसको लिखिए। और कंपनी एक्ट में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी मना कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी मतलब जो बहुत कम सेल करते हैं, जो एक अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई अगर आप एक्रूवल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, दुनिया भर के बहुत से छपाने पड़ेंगे, बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपके पास एक नॉलेज नहीं है, तो आपको तो रखना, हायर करना पड़ेगा ना एम्प्लॉय, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखते हैं। जैसे लाला जी लोग, नीचे भैया की दुकान है, इधर जो परचून वाले हैं, किराने वाले हैं, या छोटे मोटे जूते वूते वाले दुकान वाले हैं, देखते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कॉपी लिखते हैं, भाई ये नगद बिका, वो लिख लिया, ये उधार बिका, वो लिख लिया। मीन्स कहने का है, वो एक ही कॉपी मेंटेन करते हैं और बेसिकली कैश की एंट्री करते हैं कि किससे कैश आ रहा है और किसके पास कैश जा रहा है। तो याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और अगला एक्रूवल बेसिस। देखिए, इट इज वेरी सिंपल मैथड। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इट इज वेरी सिंपल मेथड, और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए आपको नॉलेज का होना जरूरी है, जो आप लोग अभी गेन करने के लिए बैठे हो। देखिए, कैश बेसिस में क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, चाहे वो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। क्लियर? अब कैश आएगा कैसे? आपने गुड्स बेचा, आपने किसी को सर्विस दी, आपने अपने फर्नीचर बेचे, आपने मशीनरी बेची, आपने लैंड बेचा। जब भी इस तरह के कोई एसेट्स बेचते हैं या कोई रेवेन्यू बेचते हैं, तो आपके पास कैश आता है, तो आप उसको काम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैश जाएगा कब? जब हम कुछ गुड्स परचेज करके लाएंगे, किसी की सर्विस लेंगे। देखते हैं, जब सामान खरीदते हैं हम, तो एक रिक्शे वाले की सर्विस लेते हैं, वही तो सामान लेके आता है ना, तो उसको पैसे देते हैं, वो रिकॉर्ड होता है। जो गुड्स खरीद करके लाए वो रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करा। सपोज करिए आपका जनरल स्टोर है और आप दाल खरीदने खारी बावली चले गए, तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए, कैश खर्च होगा, आने जाने में भी तो लगेंगे ना, तो वो भी खर्चे इसमें ऐड होते हैं। तो याद रखिएगा, इसके अंदर सारी रिसिप्ट्स लेते हैं और सारी एक्सपेंडिचर लेते हैं, वो भी सिर्फ कैश में। कोई भी उधार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मींस इफ वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, इट डज नॉट रिकॉर्डेड, और इफ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। हमने किसी से काम करवा लिया, सपोज दैट आपको नौकरी पे रख लिया, 1 महीना काम करवाया, सैलरी नहीं दी, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग सैलरी। भाई ऐसे खर्चे जिसको हम पे नहीं करते,
उसको हम टाल देते हैं किसी फ्यूचर डेट को, भाई कभी ले जाना 2 महीने बाद आके, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे एक्सपेंस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो गया है, हमने भरा नहीं अभी तक, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा। किराया देना था, हमने अभी तक किराया नहीं दिया, देना पड़ेगा, तो दीज आर ऑल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का सीधा सा याद रखिएगा, हमने सामने वाले की सर्विस ले ली है और अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर एडवांस में पैसा दे दिया आपने, जो आपके यहां काम करता था कह रहा जी मेरे घर पे ना शादी है, आप मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए, ले, लेकिन कैश दिया है ना तो रिकॉर्ड होगा ना। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी कैश आ रहा है और कोई भी कैश जा रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर। ये कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है, उसको बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं, ठीक है। जब आप लोग 12वीं में आओगे तो एनपीओ अकाउंट पढ़ोगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बुक्स ना डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट बनाते हैं उसमें, तो उसमें वही होता है, जो कैश आ रहा है ऐड करेंगे, जो कैश जा रहा है माइनस। और अभी आप लोग भी चैप्टर 9 पढ़ोगे, इसके बाद पहले मैं उसे ही कराऊंगा, वो कैश बेसिस पे ही बनता है, क्योंकि हमें कैश बुक ही बनानी है, ठीक, क्योंकि उससे ना काफी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। तो याद रखिएगा, इट इज वेरी सिंपल मेथड। भाई आप देखते हैं 10 साल का बच्चा भी जो होता है उसको भी समझ आ जाता है कितना पैसा आया और कितना खर्च हो गया। तो ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इट इज वेरी सिंपल टू मेंटेन, ठीक है। ये तो फायदा हो गया, फीचर हो गया। इसके नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान ये है कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 3 में आप लोग बात कर रहे थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी रेवेन्यू होती है वो एक्सपेंस से मैच होनी चाहिए, तो ये इसमें नहीं हो पाता। अगर मान आपने कोई चीज उधार खरीदा है या उधार बेचा, उसकी तो एंट्री नहीं हुई ना, और जब उसकी एंट्री नहीं हुई तो मैच कैसे होगा? तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है। नंबर 2, ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस नहीं शो करता। ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस सही नहीं करता। जब आप एंट्री सिर्फ कैश की कर रहे हो तो कैसे सही शो होगा? आप देखते हैं ना दुकान पे तो काफी सारे जो सेल होता है उधार में भी तो होता है ना, तो एक सही तस्वीर नहीं शो करता। मींस उसके पास कितनी एसेट्स है, कितना स्टॉक है, स्टॉक मींस कितना गेहूं है, चावल है, दाल है, बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है, अगर ये सब चीजें बेचता है तो स्टॉक में क्या है। कई बार देखते हैं किसी की परचून की दुकान होती है, जनरल स्टोर होता है, किराना स्टोर, उनके बच्चों के पास पैसों की कमी नहीं होती। क्यों? कहते पापा आप आराम करो ना, कितनी मेहनत करोगे, हम बैठते ना थोड़ी देर, हम चलाते हैं आपका दुकान। बाकी तो समझ ही गए होंगे फिर उसके बाद दुकान कैसे चलती है। फिर जो बिकता है पैसा जेब में ही जाता है, और जैसे अपना कोटा पूरा हुआ, पापा सर का फोन आ गया, क्लास के लिए जाना, आज एक्स्ट्रा क्लास है, आप बैठो दुकान पे, और पापा को पता भी नहीं चलता कि बच्चे ने पीछे से 2 किलो चीनी बेच दी और उसके पैसे जेब में। तो एक ये बड़ी समस्या है। दूसरा, ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता। कैश बेसिस में प्रॉफिट और लॉस भी ट्रू नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको वो सारे खर्चे भी तो अकाउंट करने पड़ेंगे ना। अब कोई एम्प्लॉय रख रखा आपने, बेशक आज तनख्वाह नहीं दी उसको, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद तो दोगे, तो वो खर्चा तो इसी साल का है ना, तो इसी में तो माइनस होना था ना, लेकिन हम लिखते ही नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। क्लियर आया? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने कहा अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो कोई एक्सपेंस हो, चाहे कोई वो इनकम हो। कोई अगर 200 रुपए दे के जा रहा है तो उसको लिख लेंगे। सपोज करिए आपने मिस्टर एक्स को 1000 रुपए का सेल किया उधार में, उसकी एंट्री तो हुई नहीं,
लेकिन जब वो 500 रुपए देने आया तो वो आप एंट्री करोगे बुक्स। तो इसको कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या एडवांटेज बताए? बहुत सिंपल है, फ्यू एस्टिमेट्स लेने होते हैं, पैसा आ रहा है या जा रहा है और कुछ तो देखना नहीं। तीसरा, ये सुटेबल है उनके लिए जिनका ज्यादातर ट्रांजैक्शन ना कैश में ही होता है। जैसे वो बर्गर वाला बेचता है आपका, भाई आप लोग जब खाते हो बर्गर मोमोज वो कैश में ही तो बेचते हैं ना। अगर वो रिकॉर्ड रखना चाहे तो रख लेंगे ना, इतना पैसा आया इतना गया, सब कैश में होता है। उधार देता है क्या वो? नहीं देता। डिसएडवांटेज क्या है? तो ट्रू पिक्चर नहीं बताता फर्म की, बिजनेस की ट्रू मतलब क्या सच्चाई है, कितना कमाया नहीं कमाया वो नहीं बताता। दूसरा, प्रॉफिट सही नहीं निकलता इसमें। तीसरा, हम ये भी डिफरेंस नहीं करते कि ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है। कैपिटल आइटम का मतलब होता है जो हमारी फिक्स एसेट्स है, जिसको हम खरीदते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। इसमें तो सिर्फ हम ये देखते हैं ना पैसा आ रहा है जा रहा है। और रेवेन्यू होता है जो हम खर्चे करते हैं और जो हमें इनकम मिलती है। ठीक है, तो ये था जी कैश बेसिस। कोई डाउट्स है? कुछ पूछना है? नहीं तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं। अंडर कैश बेसिस वी आर रिकॉर्डेड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। इफ कैश रिसीप्ट प्लस कर देते हैं और कैश अगर पे करा माइनस कर देते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका? बहुत सिंपल मेथड है। इट इज वेरी सिंपल बिकॉज देयर आर फ्यू एस्टिमेट्स वी आर टेकन अंडर दिस सिस्टम। कौन से फ्यू एस्टिमेट्स होते हैं? एक, पैसा आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, और ये उनके लिए फायदेमंद है जो ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? कैश बेसिस। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रू पिक्चर नहीं बताता हमारे बिजनेस एंटिटी की। ट्रू पिक्चर मतलब कितना प्रॉफिट कमाया वो भी नहीं बताता, कितना एसेट्स है हमारे पास वो भी नहीं बताता। क्योंकि देखो, जब तक हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे आपको सही सही पता नहीं चलेगा। और तीसरा, मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं करता। मैचिंग मीन्स जो कॉन्सेप्ट है कहता है कि हर रेवेन्यू अपने एक्सपेंस से मैच होना चाहिए। क्लियर? बस इतना सा है। टफ है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां से मुझे लगता है 4-5 एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये एक तरह से बेस है आपका। देखो ना, चैप्टर का नाम क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कि जो आप इतनी बुक्स बना रहे हैं उसकी बेस क्या है। तो बाकी सारे जितने भी पढ़ेंगे ना चैप्टर, आप एक्रूअल बेसिस पे पढ़ोगे, लेकिन जो कैश बुक वाला चैप्टर पढ़ोगे ना वो कैश बेसिस पे पढ़ेंगे। इसकी वैलिडिटी है, इसको एज ए लीगल मतलब कानूनी रूप से इसकी वैलिडिटी है। और कोई मैटर फंसता है ना तो हम इसकी बुक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में कि सर हम तो सच बोल रहे हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। ठीक है, आइए अब एक्रूअल बेसिस पे आते हैं। क्या है? इन अदर साइड सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अंडर दिस अकाउंटिंग वी आर रिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती है। एंड इन दिस मेथड वी आल्सो डिफरेंशिएट व्हाट इज कैपिटल रिसीव्ड, व्हाट इज कैपिटल पेमेंट एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसीव्ड और रेवेन्यू पेमेंट। यानी कि यहां पे कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना? अगर आपने कोई मशीनरी बेच के पैसा कमाया तो उसको कैपिटल कहते हैं कि भाई कैपिटल गया हमारा, मतलब कैपिटल आइटम गया हमारा। और अगर हमने गुड्स बेचा तो रेवेन्यू आइटम है। तो रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क है। कैपिटल आइटम क्या बताया था मैंने? जो बिजनेस चलाने के लिए खरीदा जाता है, और रेवेन्यू जो बिजनेस के अंदर रख के उसको बेचा जाता है। अगर सपोज करिए आपकी ज्वेलरी की दुकान है तो जो अलमीरा, फर्नीचर, कंप्यूटर लाओगे वो किस लिए लाओगे? कि आपकी ज्वेलरी शॉप चले। लेकिन जो गोल्ड लाओगे वो बेचने के लिए लाओगे, तो गोल्ड आपका रेवेन्यू आइटम है वहां पे। लेकिन वहीं पे नीचे जो भैया की दुकान है, जनरल स्टोर है इतना बड़ा, ये बनिए की दुकान है, रिलायंस प्रेस है, वो लोग जो भी ग्रोसरी आइटम लाते हैं वो रेवेन्यू आइटम है।
उनको सैलरी देते हैं, रिवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी रिवेन्यू है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिवेन्यू है, रेंट पेड रिवेन्यू है, सैलरी पेड रिवेन्यू है। ठीक है, जितनी भी ग्रोसरी खरीदते बेचते हैं सब रिवेन्यू है। तो कैपिटल क्या है? वो बिल्डिंग। कैपिटल क्या है? वहां लगे हुए फ्रिज, क्योंकि वो सब क्यों लाए हैं? बिजनेस चलाने के लिए। बेचते हैं जब कबार हो जाता है पूरा, बंगाल में बेचते हैं थोक के, वहां ले जाओ भाई, याद रहेगा। तो याद रखिएगा, अंडर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी आर रिकॉर्डेड ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मीन्स कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम किसके अंदर? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, और साथ में ये भी डिफरेंशिएट करते हैं क्या कि कैपिटल आइटम कौन सी है और रिवेन्यू आइटम कौन सी है। ठीक है जी। अब इस मेथड का एडवांटेज क्या है? ये ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। इट इज मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हैंस प्रिफर्ड बाय द अकाउंटेंट। जितने भी अकाउंटेंट होते हैं वो अपनी बुक्स को इस मेथड से रखते हैं, बिकॉज इट इज मोर साइंटिफिक देन कैश बेसिस। भाई कैश बेसिस के लिए कोई नॉलेज होनी चाहिए। आपको मैंने दुकान पे बिठा दूंगा, कहूंगा लो जी जो पैसे आए यहां लिखना, जो जा रहे हैं यहां लिखना। कोई अलग से नॉलेज चाहिए क्या? लेकिन इसके लिए अलग से नॉलेज लेनी पड़ती है, इसलिए कह रहा है साइंटिफिक मेथड है। आप लोग जो भी पढ़ रहे हो 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन करेंगे तो इसकी नॉलेज आएगी ना, तभी तो जाके लोग अकाउंटिंग की नौकरी करते हैं। ज्यादा पढ़ लेते हैं तो सीए बन जाते हैं, उससे ज्यादा पढ़ लेते हैं तो पीयूष गोयल जैसे आप देश के रेल मिनिस्टर बन जाओगे। क्या हो गया? पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मालूम है आप लोगों को? तो एडवांटेज क्या बोला मैंने? इट इज मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हैंस प्रेफर्ड बाय द अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट किसको प्रेफर करते हैं? इस वाले मेथड में। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा साइंटिफिक है। किसके मुकाबले? कैश बेसिस के मुकाबले। नंबर 2, इट प्रेजेंट कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल बुक्स। क्या कह रहा है ये? कि ये जो है आपकी पूरी की पूरी तस्वीर दिखाता है। देखो यहां पे हमने सिर्फ कैश वाला रिकॉर्ड करा। अगर कोई कहता ना मैं कैश में ही बेचता हूं, फिर भी उससे 2-4 रुपए का उधार रह जाता है। कैसे? गए सामान मिला 4200 का, अरे भैया 4000 पकड़ो, 2000 हम अगली बार और 200 रुपए अगली बार आएंगे तो देंगे। मना कर देगा क्या? करेगा तो 4000 का सामान भी फेंक आएंगे, नहीं चाहिए हमें, लो पैसे वापस करो। लेडीज तो कर ही आएंगे। हम बेशक कहते हैं अच्छा अभी आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं पैसे, तो हो गया ना उधार का, तो वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। लेकिन इसके अंदर कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है। और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, और फाइनेंशियल बुक का मतलब होता है जो बुक्स बनाते हैं सारी, जो इसके बाद हर चैप्टर में सीखते रहेंगे आप, जिसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, परचेज, सेल, बीपी सारी बुक्स बनती है। सब वो हमारी फाइनेंशियल बुक्स कहलाती है। ठीक है, तीसरा फायदा क्या है? अंडर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट नजर आता है। इसके अंदर प्रॉफिट ट्रू नहीं आता। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस का रिकॉर्ड होता है, इसमें ट्रूली सही निकलता है। अब देखिए ना, इस महीने में मैंने 2 लाख रुपए कैश में सेल करी और 1.5 लाख का खरीद के लाया था। बाकी किसी को सैलरी वैलरी नहीं दी, 50,000 कमा लिए। घर वाले भी खुश होंगे, भाई बहुत अच्छा बिजनेस है। 2 लाख का लाए और क्या करा? 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख का लाए, 2 लाख का बेचा, और आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कितने का? 50,000 का। लेकिन अब मान लो आपने सैलरी नहीं दी तो इसलिए माइनस नहीं हुआ, आपने रेंट पे नहीं करा इसलिए माइनस नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करा इसलिए माइनस नहीं हुआ। लेकिन इस मेथड में 50,000 तो आए, फिर आप सैलरी माइनस करोगे, चाहे ना दिया हो तब भी, रेंट माइनस करोगे, और भी जो एक्सपेंस है वो माइनस करोगे, तो एंड में मिला 10,000, क्योंकि ये खर्चे भी 40,000 रुपए थे मिला के। तो क्या बोलेंगे इसको कि अंडर दिस मेथड प्रॉफिट जो है एक्यूरेट निकलता है और ट्रू पिक्चर बताता है। क्लियर है? फोर्थ क्या होगा कि इट रिफ्लेक्ट
ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जब साल खत्म हो जाता है तो ये मेथड हमें ये बताता है कि भाई हमारे पास बुक्स में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, कितना स्टॉक है, कितना कैश है, कितना बैंक में पड़ा है, कितना लोन ले रखा है लोगों से। क्योंकि जब आप सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो तो सब दिखेगा ना। तो याद रखिएगा क्या है इस मेथड के अंदर, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी आर रिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब जो हमने नहीं दिए, देने थे नहीं दिए। इसके अलावा एडवांस रेंट, हर तरह के एक्सपेंसेस में क्रेडिट सेल, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, परचेज किया हमने उधार में, तो वो भी सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड। आई बात समझ में? नंबर 2 एडवांटेज क्या है इसका, ट्रू प्रॉफिट दिखाता है। नंबर 1 ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन होती है, मतलब हर चीज सही दिखाई देता है। नंबर 3 मोर साइंटिफिक है कंपेयर टू कैश बेसिस, इसलिए इसे अकाउंटेंट क्या करते हैं, प्रेफर्ड करते हैं, और बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब साल खत्म हो जाता है 31 मार्च को, तो 1 तारीख को नया साल शुरू होता है ना, तो उसमें सब क्लियर है। अब डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का, देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, दिस मेथड इज नॉट इजी एज कंपेयर टू कैश बेसिस। कैश बेसिस जितना इजी नहीं है जी, ठीक है ना। नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबरेट, जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं आपको उसके बारे में भी बताना पड़ेगा, चीजें समझानी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनते हैं, बहुत सारे एनेक्सर्स लगते हैं। जब कभी जॉब करोगे आप लोग तो देखना कैसे, और फिर सीए आएगा, आपने गलत किया है तो फिर समझाएगा आपको, थोड़ा ज्यादा ही खराब है तो डांट भी देगा। और याद रखिएगा प्रॉफिट और लॉस आप तुरंत नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इज देयर, और वो भी हम सीखेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का चैप्टर करेंगे। 2 चैप्टर है आपके, जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल, वहां पे प्रॉफिट निकालते हैं, तो वो वैसे नहीं निकलता। इसमें क्या हुआ, 2 लाख आए, 1.5 लाख गए, 50,000 आ गया, लेकिन इसमें उसके बाद भी दुनिया भर की एडजस्टमेंट्स। तो ये डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, नंबर 1 ये उतना इजी नहीं है जितना कैश बेसिस है। नंबर 2 इसमें हमें अकाउंटिंग प्रोसेस को एलोबरेट करना पड़ता है। और नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस आप इतनी इजी से, मतलब इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते ड्यू टू सो मैनी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलें। अब ये क्वेश्चन बनता है भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। बस इतना ही है इस चैप्टर में, कैश बेसिस, व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट एडवांटेज और डिसएडवांटेज, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और थर्ड वन इज डिफरेंस। नंबर 1 डिफरेंस, इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, जो भी अभी तक पढ़ा है वही लिख दीजिए ना। इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन वेदर कैश और क्रेडिट। ठीक है। नंबर 2 इट इज वेरी सिंपल, it is not simple as compared to cash basis. It not gives true profit or loss, ये बिल्कुल ट्रू देता है। It not gives complete picture of financial position, ये देता है। ये कंपनी एक्ट में मना किया गया है, आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं बना सकते।
वैलिडिटी किसकी दी गई है, मान्यता किसकी दी गई है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके लिए है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। लीगल पोजीशन मैंने बता दिया आपको, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कंपनी एक्ट 2013 में। ये कंपनी एक्ट 2013 में क्या है, रिकॉग्नाइज है। दिस मेथड इज नॉट रिलायबल, भरोसा नहीं कर सकते इस पे। दिस मेथड इज रिलायबल, इसको हम भरोसा कर सकते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज पर्सन्स हु मोस्टली सेल और परचेज इन कैश, कि जो ज्यादा से ज्यादा सेल परचेज मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में ही करता है, उसके लिए सुटेबल है, और ये सबके लिए सुटेबल है, ठीक है ना। यानी कि सिंपल से वे में कहा जाए, जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सबको यही मेथड अप्लाई करना होता है, ठीक है। और ये कौन अप्लाई करते हैं, जो छोटे छोटे हैं, जो सारे के सारे ट्रांजैक्शन किस में करते हैं, कैश में। इसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम को शामिल नहीं करते। मींस ऐसे खर्चे जो हमने अभी दिए नहीं है, देने हैं दिए नहीं है, वो शामिल नहीं करते, लेकिन इसमें करते हैं। ऐसी इनकम जो मिलनी थी नहीं मिली, आपने किसी का काम कर दिया लेकिन अभी तक आपको इनकम आई नहीं, इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन इसमें करते हैं, ठीक है। कोई टफ लगा, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। क्या, कैश अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। अंडर दिस मेथड वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन कैश और क्रेडिट। It is very simple. It is not simple as compared to cash. It is not reliable. It is reliable. More reliable. It is not true picture of our financial position. ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन की क्या देता है, ट्रू पिक्चर देता है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस सही नहीं बताता, ये बिल्कुल सही बताता है। ये रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है, ओ सॉरी गलत बोल दिया, ये रिलायबल है, वो रिलायबल नहीं है। कैश बेसिस ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम शामिल नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें करते हैं। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, इसके लिए जरूरत है। ये ज्यादा साइंटिफिक मेथड है एज कंपेयर टू, तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा कौन प्रेफर करता है, कौन प्रेफर करता है इसको, अकाउंटेंट। तो बस इतना सा है, समझ में आया, तो बस इसको रिपीट करिए, रिवाइज करिए, और ज्यादा आसान है।